नमस्कार। आज हम एमकॉम फाइनल EFM पेपर 10th क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में कॉरेलेशन चैप्टर के पार्ट 8 की व्याख्यानमाला में है। आज कॉरेलेशन के संबंध में दूसरा लेक्चर है। इससे पूर्व भी एक लेक्चर इसके संदर्भ में बताया गया था, जिसमें कॉरेलेशन क्या होता है, कॉरेलेशन के प्रकार क्या है, कॉरेलेशन की डिग्री क्या है और कॉरेलेशन की विधियां क्या है, उनके बारे में पिछले 2 लेक्चर में चर्चा की गई थी। आज इसके संबंध में थोड़ा आगे डिटेल में चलते हुए कॉरेलेशन के मेथड के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानकारी लेंगे। आपको बताया गया था कि कॉरेलेशन के कुल 7 विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले विधि है विक्षेप चित्र, जिसको इंग्लिश में स्कैटर्ड डायग्राम कहा जाता है। दूसरा है बिंदु रेखीय विधि, जिसे ग्राफिकल मेथड कहा जाता है, ग्राफिक मेथड कहा जाता है। तीसरा है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक और कोफिशिएंट ऑफ कॉरेलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन। स्पेयरमैन का श्रेणी अंतर विधि, स्पेयरमैन्स रैंक डिफरेंस कॉरेलेशन, संगामी विचलन रीति, कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन मेथड और न्यूनतम वर्ग विधि, लीस्ट स्क्वायर मेथड और अदर मेथड्स के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। साथ में ही बताया था कि आपको इसके लिए परिमाणात्मक प्रविधियाँ बाय डॉक्टर NP अग्रवाल बुक अरेंज करनी है। आज पहली विधि विक्षेप चित्र विधि के बारे में जानकारी दी जा रही है। विक्षेप विधि, जिसको स्कैटर्ड डायग्राम मेथड कहा जाता है, जिसका केवल नाम का पिक्चर आपको दिखाया गया है, विक्षेप चित्र स्कैटर्ड डायग्राम। अब ये स्कैटर्ड डायग्राम कैसे बनते हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मैंने इसमें 6 तरह के स्कैटर्ड डायग्राम का जो चित्र है वो शामिल किया है, आप लोग देख रहे होंगे। स्कैटर्ड डायग्राम जो मेथड है, इस मेथड में 2 समंक मालाओं के बीच सहसंबंध ज्ञात करने की एक सरल विधि है। इस विधि में सहसंबंध का संख्यात्मक माप प्राप्त नहीं होता है, बल्कि सहसंबंध की दिशा और मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। इसमें स्वतंत्र चर मूल्यों को भू अक्ष यानी कि x एक्सिस पर तथा आश्रित चरों को कोटि अक्ष यानी कि y एक्सिस पर अंकित करते हैं। दोनों समंक मालाओं के मूल्यों को इस प्रकार अंकित किया जाता है कि दोनों मूल्यों के लिए एक बिंदु होता है, यानी कि जहाँ वो बिंदु प्राप्त होता है, दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद वहाँ उसे अंकित किया जाता है और दोनों मूल्यों के लिए एक बिंदु होता है। इस प्रकार जितने पद होते हैं उतने ही बिंदु ग्राफ पर अंकित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 20 व्यक्तियों की ऊंचाई तथा भार का सहसंबंध ज्ञात करना हो तो ग्राफ पर 20 बिंदु अंकित हो जाएंगे। इस प्रकार एक ऐसा चित्र तैयार होगा जिसमें बिंदुओं का एक समूह दिखाई पड़ेगा। इस चित्र को ही विक्षेप यानी कि स्कैटर्ड डायग्राम या बिंदु रेख यानी कि डॉट डायग्राम कहते हैं। यदि सभी बिंदु बाईं ओर के निचले कोने से दाहिनी ओर के ऊपर के कोने तक वह एक सरल व सीधी रेखा के रूप में आ जाएं, तो ये बताएंगे कि दोनों समंक मालाओं में पूर्ण घनात्मक सहसंबंध है। जैसा चित्र 1 में दिखाया गया है, एक सीधी रेखा नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने, लेफ्ट कोने से राइट कोने की ओर बढ़ती हुई ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर यह पूर्ण सहसंबंध को बतला रही है, जिसे पूर्ण सहसंबंध का डायग्राम है। यदि ग्राफ पर सभी बिंदु किसी भी निश्चित दिशा में न हो और न ही
बिखरे हुए हो तो सह संबंध का अभाव पाया जाता है। जैसा चित्र 2 में है, आप देख रहे हैं कि गोलाकार सा बना हुआ है जिसमें सह संबंध का अभाव है, कोई डॉट कहीं है, कोई डॉट कहीं है और एक गोला सा बना हुआ है, यानी कि आपस में किसी प्रकार का कोई कॉरिलेशन नहीं है। और एक गोला सा बना हुआ है, अलग अलग बिंदु, अलग अलग डॉट, कोई दिशा नहीं, कोई कुछ नहीं, ना ऊपर की ओर जा रहा है ना नीचे की ओर आ रहा है, दोनों ना किसी भी दिशा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है और अलग अलग पूर्णतया अलग अलग जो चीज़ है उसे प्रकट किया गया है। यदि बिंदु बाईं ओर के ऊपर के कोने से दाहिनी ओर के नीचे के कोने की ओर सीधी रेखा पर हो तो समंकमालाओं के मध्य पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, घनात्मक संबंध में नीचे से ऊपर की ओर होता है और ऋणात्मक सहसंबंध में ऊपर से नीचे की ओर होता है और दोनों एक लाइन के रूप में दिखाई देते हैं। एक लाइन एक बढ़ती हुई लाइन होती है और एक घटती हुई लाइन होती है। बढ़ती हुई लाइन पूर्ण घनात्मक सहसंबंध है और घटती हुई लाइन पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है, जिसे चित्र संख्या 3 में समझाया गया है। यदि सभी बिंदु एक सीधी या सरल रेखा में न आए और उनकी एक पट्टी सी बन जाती है तो उन समंकमालाओं में सीमित धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, यानी कि पूर्ण ना होकर के उससे कम होता है। 99 0 से 99 होता है, यह 0 से 1 के बीच होता है, यानी कि पूर्ण नहीं होता है। और धनात्मक संबंध होता है, सहसंबंध जो होता है वो धनात्मक होता है। यदि वह पट्टी ऊपर से नीचे की ओर बनती है तो वो धनात्मक सहसंबंध कहलाता है और वही पट्टी अगर ऊपर से नीचे की ओर बनती है, सीधी रेखा ना बनकर के एक पट्टी सी बनती है, यानी कि 2-3 लाइन 4 लाइन से बनती है, तो वह आपका सीमित सहसंबंध कहलाता है। सीमित धनात्मक सहसंबंध और सीमित ऋणात्मक सहसंबंध, जिसे चित्र संख्या 4 और 5 में दर्शाया गया है, जो आपके सामने दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि विक्षेप चित्र के माध्यम से आप संख्यात्मक रूप से सहसंबंध को प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन आप सहसंबंध को बतला सकते हैं कि सहसंबंध किस प्रकार का है, पूर्ण है, अपूर्ण है या अभाव है या कम है। कम है तो धनात्मक है या कम है तो ऋणात्मक है, पूर्ण है तो धनात्मक है, अपूर्ण है तो क्या है और पूर्ण ऋणात्मक है। जो भी चीज़ हो आप आसानी से स्कैटर्ड डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं, जिसमें दोनों समंकमालाओं को लिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भू अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस पर स्वतंत्र चर को लिया जाता है और वाई एक्सिस पर यानी कि जो वर्टिकल है, कोटि अक्ष है, उसमें चर मूल्य, जो आश्रित चर मूल्य है, डिपेंडेंट वैल्यू है, उसको शामिल करके दोनों को मिला करके डायग्राम बनाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा जो मेथड है बिंदु रेखीय विधि। तो बिंदु रेखीय विधि यानी कि ग्राफिक मेथड, इसमें भी सहसंबंध की दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है, मात्रा का नहीं। यह रीति भी बहुत सरल है। इस विधि में समय, क्रम, संख्या या स्थान को भू अक्ष पर तथा दोनों संबंध समंकमालाओं के मूल्यों को कोटि अक्ष पर अंकित करते हैं। तो इसमें भी आपका भू अक्ष में यानी कि एक्स एक्सिस पर आप समय को, क्रम संख्या को या स्थान को रखते हैं तथा जिनका हमें सहसंबंध निकालना होता है, एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू, दोनों को आप जो है वाई एक्सिस पर यानी कि कोटि अक्ष पर रखते हैं। इन रेखाओं की दिशाओं से ही समंकमालाओं के बीच सहसंबंध प्रदर्शित होता है। यदि दोनों रेखाएं एक ही दिशा में साथ साथ आगे की ओर बढ़ती है तो धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा और दोनों रेखाओं के बीच अंतर जितना कम है उतना कम विचलन होगा, यानी कि उतना ही अधिक सहसंबंध माना जाता है। यानी कि जितना कम अंतर है दोनों रेखाओं के बीच उतना अधिक सहसंबंध पाया जाता है। यानी कि एक दूसरे से अगर लिपटे हुए हैं तो सहसंबंध ज़्यादा है और एक दूसरे से दूर दूर है तो सहसंबंध नहीं है, सहसंबंध का अभाव है। ठीक है।
और यदि एक ही दिशा में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो सहसंबंध है, पॉजिटिव सहसंबंध है, और अगर नीचे की ओर आ रहे हैं तो नेगेटिव सहसंबंध बनाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि दोनों रेखाएं आपस में कम लिपटी हुई हैं तो सहसंबंध जो है वो ज़्यादा नहीं होता है, और अगर ज़्यादा लिपटी हुई है तो सहसंबंध ज़्यादा होता है। अर्थात इनमें विपरीत चीज़ देखने को मिलती है। अगर अंतर कम है तो सहसंबंध ज़्यादा है, और अंतर अगर अधिक है तो सहसंबंध जो है वो कम होता है। और यदि दोनों रेखाएं विपरीत दिशा में साथ साथ आगे बढ़ती हैं तो ऊपर की ओर बढ़ती हैं तो वह धनात्मक सहसंबंध है, और नीचे की ओर आती हैं तो ऋणात्मक सहसंबंध होता है। यदि दोनों रेखाओं में बढ़ने और घटने की प्रवृत्ति समान अनुपातिक मात्रा में हो तो उच्च ऋणात्मक सहसंबंध होगा। अगर गिरने या घटने की प्रवृत्ति जो है, जो उनका अनुपात है वो समान होता है तो उच्च तरह का ऋणात्मक सहसंबंध होगा। यदि दोनों रेखाओं में एक ही दिशा में या विपरीत दिशाओं में परिवर्तन होने का कोई निश्चित प्रवृत्ति दिखाई ना दे तो दोनों समंकमालाओं में सहसंबंध का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से बिंदु रेखीय विधि के माध्यम से आप ग्राफ पर अंकित करके सहसंबंध को प्रकट कर सकते हैं, जिसके लिए एक उदाहरण है, उसमें आप देख रहे हैं कि इस उदाहरण में निम्न समंक को एक सहसंबंध रेखा चित्र में प्रदर्शित कीजिए तथा सांख्यिकी के प्राप्तांक और गणित के प्राप्तांकों के मध्य सहसंबंध पर टिप्पणी कीजिए। रोल नंबर्स दिए हुए हैं 1 to 10 और मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स दिया और मार्क्स इन मैथमेटिक्स दिया है। तो दोनों को ग्राफ पेपर पर अंकित किया अपन ने। तो पहला जो पॉइंट है रोल नंबर 1 इन स्टैट्स 15 आया है और मैथमेटिक्स में 20 आया है। तो दोनों अलग अलग बिंदु हैं। इसी प्रकार से रोल नंबर 2 है तो इसमें 22 और 25 है। तो आप देख रहे हैं कि स्टैट्स वाले मार्क्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स वाले मार्क्स जो है वो कम बढ़ रहे हैं। तो इनको आप यदि डायग्राम में शो करते हैं तो डायग्राम आपके सामने पड़ा है। ऐसे इस तरह का डायग्राम दिखाई देगा, जिनको आप जो है पतली लाइन, एक जो डॉटेड लाइन है उसके रूप में शो किया आपने, और एक आपने थिक लाइन के रूप में शो किया है। तो एक्स एक्सिस पर रोल नंबर और वाई एक्सिस पर स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंक अंकित किए जाएंगे। सहसंबंध बिंदु रेखा देखने में पता लगता है कि दोनों मूल्यों के बीच काफ़ी मात्रा में धनात्मक सहसंबंध है, क्योंकि दोनों में लगभग समान गति से एक ही दिशा में साथ साथ उतार चढ़ाव हो रहे हैं। इस कारण से दोनों में जो है वो धनात्मक सहसंबंध और घनिष्ठ सहसंबंध है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सहसंबंध को विक्षेप चित्र बिंदु रेखीय विधि के माध्यम से किस प्रकार से प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट जो तीसरा मेथड है वह कार्ल पियर्सन की विधि। कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध को मापने के लिए एक साइंटिफिक मेथड, मैथमेटिकल मेथड जो है दिया है। इसके विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं। उन विभिन्न प्रकार के सूत्रों को आगामी व्याख्यानों में समझने का प्रयास किया जाएगा और इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके अलावा अन्य जो मेथड्स हैं उनकी भी चर्चा आगामी वीडियोस में की जाएगी। आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई किसी भी माध्यम से आप अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका सदैव स्वागत है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगामी वीडियोस में साथ बने रहिए, बराबर इस वीडियोस को देखते रहिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियोस को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है इसे देखें। धन्यवाद।